नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है हर्षवर्धन और स्वागत है आप सबका हमारे आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ हर्षवर्धन पे। तो बच्चों, आज हम लेकर के आ गए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर, जिसमें कि हम बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन सभी बच्चों का जिन्होंने हमारे काम को एप्रिसिएट किया है और बच्चों ने कुछ डिमांड भी किया है। तो उन सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों का आदेश सर आंखों पर। ठीक है, तो बस आप सब लोग सपोर्ट बनाए रखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल केमिस्ट्री विथ हर्षवर्धन को। ठीक है बच्चों, तो अब शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे। ठीक है बच्चों, तो क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस तरह से आप अपने स्कूल में रूल्स फॉलो करते हैं, सिटीजन्स अपने कंट्री में रूल फॉलो करते हैं, क्या एलिमेंट्स भी कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं क्या? बिल्कुल सही समझा बच्चों। हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जब वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो भी कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ सेट ऑफ लॉज को फॉलो करते हैं। और जैसे कि हम और आप जब इंटरेक्ट करते हैं और जब सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं, जब स्कूल में इंटरेक्ट करते हैं, तो कुछ कॉमन लॉज होते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपने अपने स्कूल में देखा होगा कि अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है तो वो क्या होता है कि जो वो कुछ क्लासेस, ठीक है, उसका एग्जाम दे करके वो जो है क्रॉस कर जाते हैं, उस क्लास में उनको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये कई बार देखा गया है कि जो एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं, जो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनको कभी कभी क्लासेस अटेंड नहीं करने पड़ते हैं और वो क्या होते हैं कि एक क्लास या दो क्लास जो है वो एग्जाम दे करके ही आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे केमिस्ट्री में भी जो हमारे एटम्स हैं बच्चों, उनमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ कंडीशंस में वो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो आज बच्चों हम उन्हीं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, एक्सेप्शंस की बात करेंगे, उस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे और उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये कौन से लॉज होते हैं? वो इस तरह के लॉज होते हैं जो कि एलिमेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करते वक्त जिन लॉज को फॉलो करते हैं, उन लॉज को हम क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, द लॉज followed by elements when they react with each other are called laws of chemical combination। ठीक है बच्चों, जिन लॉज को एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन करते वक्त या एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते वक्त फॉलो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ केमिकल
कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो इसमें बच्चों हमारा सबसे पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या आता है बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ है बच्चों, ये दिया गया था एंटोनी लेबोजियर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? एंटोनी लेबोजियर के द्वारा। और ये क्या कहता है? ये लॉ कहता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो मैटर है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, पर अब ये जो लॉ है, ये जो स्टेटमेंट है, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है। ठीक है, तो इसको जो है हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, जिससे कि इसको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इसे हम यूज कर सकें। तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए जो इसका इंटरप्रिटेशन है वो ये कहता है कि द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे। क्या कहता है कि द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स। कहने का मतलब कि जो भी आपके एलिमेंट्स या कंपाउंड्स रिएक्टेंट तरफ हैं, उनके अगर मास को आप ऐड कर दें तो वो जो है, जो आपके प्रोडक्ट तरफ कंपाउंड बने हैं, उनके मास के बराबर होंगे। और अगर कुछ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट रह गया है, तब उस केस में क्या होगा बच्चों? उस केस में यह होगा कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या होगा? मास ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट के सम के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो लॉ है, ये हमारा लार्जली सारे केमिकल रिएक्शंस जो है फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो कौन से हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस। वो कौन से रिएक्शन है? न्यूक्लियर रिएक्शन। और मुझे उम्मीद है आपने इनके बारे में सुना होगा, जैसे कि इसका एग्जांपल्स है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ठीक है, ये एक्सेप्शन क्यों है बच्चों? ये एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि इन रिएक्शंस में जो मास है वो कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, जो दूसरा एक्सेप्शन है बच्चों, वो है कि ऐसे पार्टिकल्स जो बहुत तेज गति से मूव करते हैं और आपस में रिएक्ट करते हैं, वो भी इनके एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे कि इनका एक एग्जांपल है एनिहाइलेशन रिएक्शन। क्या कहा मैंने बच्चों? एनिहाइलेशन रिएक्शन। देखिए बच्चों, होता क्या है कि जितने भी मैटर हमारे मौजूद हैं, उनके एंटी मैटर भी होते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसका एंटी मैटर क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मिक्स हो जाते हैं, दोनों जब एक दूसरे से टकराते हैं, तो क्या होता है? तो इस केस में इन दोनों का एनिहाइलेशन हो जाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और एनिहाइलेशन का ही बच्चों जो जस्ट अपोजिट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, और पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि जो फोटोन है, अगर वो तेजी से न्यूक्लियस के पास से गुजरे, तो वो क्या होता है? मैटर और एंटी मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉजिट्रॉन है, वो जब न्यूक्लियस के पास से गुजरता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो आपके तीनों तरह के रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन, एनिहाइलेशन रिएक्शन और पेयर प्रोडक्शन, ये सारे क्या है बच्चों? ये एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसको लिखते हैं, इनके एग्जांपल्स को देखते हैं और उस पर क्वेश्चन करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला लॉ है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। ठीक है, और इसे अब मैं रिमूव कर दूंगा और हम लोग अपने फर्स्ट लॉ पे चलेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, चलिए तो इसे मैं रिमूव कर रहा हूं
और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। ठीक है बच्चों, तो चलिए लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बच्चों, तो ये किसने दिया था, दिस लॉ was given by बताइए किसका नाम बताया था मैंने, एंटोनी लवोसियर। कौन, एंटोनी लेवोसियर। ठीक है बच्चों, तो अब ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ओके, ये क्या कहता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed। ठीक है, मैटर ना ही क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, और इसको अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, इसको इंटरप्रेट करें, तो दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, तो इन अदर वर्ड्स, ठीक है, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू sum of mass of product and mass of unreacted reactant। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके सम के बराबर होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट एंड मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आपको क्या दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है बच्चों, तो अगर ये हमारा 100 ग्राम है और ये हमारा 56 ग्राम है, तो ये हमारा कितना होगा बच्चों, तो यहां पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे। तो ये अगर हमारा 100 ग्राम है, ये अगर हमारा 56 ग्राम है, तो 100 में से 56 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाए बच्चों, हमारा 44 ग्राम्स। ठीक है, तो अगर हम ये कंसिडर करें कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है पूरी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो हमारा मास है रिएक्टेंट का, दैट इज 100 ग्राम, वो हमें मास ऑफ सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो 56 प्लस 44 हमारा कितना हो गया बच्चों, 100 ग्राम हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए बच्चों कि हमारा जो है कोई रिएक्शन है जिसमें कि A जो है हमें B प्लस C दे रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए कि अगर ये हमारा 10 ग्राम है बच्चों, ठीक है, और ये हमारा 2 ग्राम है और ये हमारा 3 ग्राम है, तो अगर आपसे ये पूछे कि मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट कितना होगा, तो यहां पे देखिए ये कितना हो गया, 2 प्लस 3 5। इसका मतलब क्या कि जो 5 ग्राम है वो हमारा क्या है, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट है। तो यहां पे अगर आपको पूछ ले कि आपका एक जो है रिएक्टेंट है वो 10 ग्राम है और जो प्रोडक्ट है वो आपको 3 प्लस 2 5 ग्राम बना है, तो मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, 5 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट
अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, ये कितना हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू 5 ग्राम, बिकॉज हमारा 10 ग्राम में 5 ग्राम जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है और 5 ग्राम क्या रह गया, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट रह गया। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा लॉ है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग चलते बच्चों इसके एक्सेप्शंस पे, ठीक है, क्योंकि कई बार जो है आपको ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वहां पे आपको जो है ध्यान में रखना है कि जो मैंने आपको एक्सेप्शंस बताया, अगर वो वहां पे मौजूद हैं तो आपको जो है उनको आइसोलेट कर लेना है, आपको समझ जाना है कि ये आपको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो एक्सेप्शंस है बच्चों, इनके एक्सेप्शंस को हम लिखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है बच्चों, पहला है हमारा न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, पहला क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, और न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमारे कौन कौन से होते हैं, फिजन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन। और आपको पता ही होगा कि फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि दो एलिमेंट मिल करके आपको कंबाइन करके एक जो है आपको प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके साथ क्या बनता है, एनर्जी मिलता है। जैसे कि हाइड्रोजन, दो आपके हाइड्रोजन एटम जब आपके जुड़ते हैं तो क्या मिलता है, आपको हीलियम प्लस एनर्जी मिलता है। ये हमारा फ्यूजन में होता है। और फिजन में क्या होता है कि एक बड़ा एटम जो है वो छोटे एटम्स में ब्रेक कर जाता है और उसके साथ एनर्जी भी मिलती है। जैसे कि यूरेनियम जो है वो आपका बेरियम और क्रिप्टन में ब्रेक कर जाता है और उसके साथ एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो अगर इस तरह का आपको रिएक्शंस दिया हुआ हो तो वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि ये क्या है, हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे पहला आपका क्या हो गया, न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, दूसरा है बच्चों कि जैसे कि मैंने आपको बताया, वो क्या बताया, एनिहाइलेशन रिएक्शन। एनिहाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। एनिहाइलेशन रिएक्शन क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि जब मैटर और एंटी मैटर आपस में कोलाइड करते हैं तो वो एनिहाइलेट हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको क्या दिया, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो ये दोनों जब आपके कोलाइड करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो हमारा एनिहाइलेशन रिएक्शन है ये भी हमारा क्या होता है, ये आपका एक्सेप्शन है किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। और जो तीसरा रिएक्शन है बच्चों, ये है आपका पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, और ये पेयर प्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, पेयर प्रोडक्शन, दे आर these reactions आर जस्ट अपोजिट ऑफ एनिहाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, जो पेयर प्रोडक्शन है वो एनिहाइलेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आपका एनिहाइलेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि मैटर और एंटी मैटर जो है आपस में कोलाइड करके वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे। यहां पे जो है एक फोटोन जब न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि वो मैटर और एंटी मैटर में डिवाइड हो जाए। जैसे कि फोटोन जो है आपका न्यूक्लियस के पास से गुजरते वक्त क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन हमारे क्या है बच्चों, ये हमारे एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे तो हमें और भी अच्छे से ये आइडिया हमें लग जाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग अभी एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपको यही बन सकता है कि 4 रिएक्शन दे देगा, उसमें से एक रिएक्शन आपको न्यूक्लियर रिएक्शन दे देगा या एनिहाइलेशन रिएक्शन दे देगा या फिर आपको पेयर प्रोडक्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। अब देखिए बच्चों, जैसे कि एक क्वेश्चन में ले रहा हूं कि द क्वेश्चन इज, राइट डाउन दिस क्वेश्चन,
12 ग्राम ऑफ कार्बन reacts with 32 gram of oxygen to form CO2. To form CO2. Verify law of conservation of mass. ठीक है, तो एक बार आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आप पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्या होता है कि जब भी कोई क्वेश्चन मिले केमिस्ट्री में तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे क्या कह रहा है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हम रिएक्शन करा देते हैं C+O2, और ये क्या दे रहा है हमें, CO2 दे रहा है। ठीक है बच्चों, अब कार्बन का मास आपको दे रखा है कितना, 12 ग्राम, और O2 का मास कितना दे रखा है आपको, 32 ग्राम्स दे रखा है। ठीक है, और ये देखिए कोइंसिडेंटली इनका मोलर मास भी है, कार्बन का 12 ग्राम, और यहां पे दो ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम, तो दो ऑक्सीजन का 32 ग्राम। तो O2 जो हमारा है, O2 कंपाउंड जो है उसका मास कितना हो गया, 32 ग्राम। तो उसी तरह से ये CO2 का भी मोलर मास हो जाएगा। तो ये कितना होता है, 62 प्लस 62 इंटू 2 दैट इज 32 प्लस 12, तो ये कितना हो गया, 44 ग्राम हो गया। ये क्या हो गया हमारा, 44 ग्राम हो गया। 1 मोल CO2 कितना हो गया, 44 ग्राम। क्यों, 16 टू 32 और 32 प्लस 12, 32 प्लस 12 ये कितना हो गया आपका, 44 हो गया। तो यहां पर भी देखिए 44 ग्राम है, और इन दोनों को ऐड कीजिए बच्चों, कितना हो गया, 32 प्लस 12, ये भी आपको कितना हो गया, 44 ग्राम हो गया। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि जो सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट है इट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है, वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। तो इसलिए क्या कर रहा है, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है ये बच्चों फॉलो कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसमें बेसिकली हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट है वो सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। और अगर अनरिएक्टेड रिएक्टेंट है तो उस केस में क्या होगा बच्चों, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस लॉ का जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे तरीके से हो गया होगा। अब हम लोग अपने दूसरे लॉ पे चलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो हमारा लॉ है बच्चों, ये दिया गया था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। अब यहां पे देखिए बच्चों, डेफिनिट प्रोपोर्शन से ही क्या पता चलता है कि यहां पे हम बात करेंगे कि जो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं वो आपको फिक्स्ड रेशियो बाय मास में कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ आपको डेफिनिट प्रोपोर्शन है या फिक्स्ड प्रोपोर्शन है वो क्या कहता है कि द एटम्स और द एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, जब हमारे एलिमेंट्स जो है फिक्स्ड रेशियो बाय मास में कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है बच्चों कंपाउंड। ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, ठीक है, द कंपाउंड्स कंटेन एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ठीक है, आप सोर्स कुछ भी ले लें तो सोर्स का कुछ भी लेने के बावजूद भी जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो किसी भी कंपाउंड में फिक्स्ड रेशियो में मौजूद होंगे। जैसे कहने का मतलब, अगर आप वाटर ले लें, ठीक है,
तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन का देखिए कितना, अगर 1 मोल वाटर ले रहे हैं तो हाइड्रोजन 2 ग्राम हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 16 ग्राम हो गया। तो 1:8 के रेशियो में है बाय मास। ठीक है, तो अब आप वाटर कहीं से भी ले लें, ठीक है, कोई भी सोर्स हो, ठीक है, आप समुद्र से निकाल लीजिए, रिवर से निकाल लीजिए, पॉन्ड से निकाल लीजिए, या वाटर को आप सिंथेसाइज कर लीजिए लेबोरेटरी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके। तो हमेशा जो है वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो हमारा प्रोपोर्शन होगा बाय मास वो कितना होगा बच्चों, 1:8 होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए जिस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के एक्सेप्शन थे, उसी तरह से लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के भी एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, अब लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के एक्सेप्शंस क्या है बच्चों? जो पहला एक्सेप्शन है वो क्या है, आइसोटोप्स का। क्या है? आइसोटोप्स का। जैसे आपको पता है कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो बेसिकली 3 उसके आइसोटोप्स होते हैं। चलिए इस एग्जांपल के पहले हम लोग आइसोटोप्स आपने पढ़ा होगा, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप जो है एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मास नंबर अलग होता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ले लीजिए, प्रोटियम और ड्यूटेरियम, तो प्रोटियम का जो मास होता है वो उसका मोलर मास अगर आप लें तो 1 ग्राम होगा, और जो ड्यूटेरियम होगा उसका मोलर मास कितना होगा बच्चों, 2 ग्राम होगा। तो अगर आप वाटर ले लें, H2O ले लें और D2O ले लें, ठीक है, तो अब यहां पे H2O में जो आपका रेशियो होगा वो कितना होगा, आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 ग्राम हो गया और ऑक्सीजन 16 ग्राम हो गया, तो 2:16 मतलब 1:8 हो गया। वहीं अगर आप D2O लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4:16, 1:4 के रेशियो में हो जाएगा। तो आइसोटोप्स जो है बच्चों ये हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा एक्सेप्शन क्या है बच्चों, कि जो हमारे एलॉयज होते हैं, एलॉयज क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल। ठीक है, तो जो एलॉयज होते हैं ये भी लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये सिंपल क्या है, ये हमारे मिक्सचर हैं, और मिक्सचर का डेफिनेशन हमने पहले क्लास में देखा था। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप वापस जाकर के फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, उससे आपका बेसिक्स बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था कि जो एलॉयज होते हैं ये क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं। तो चूंकि ये मिक्सचर हैं तो ये किसी भी रेशियो में मौजूद हो सकते हैं, तो इसीलिए ये जो है बच्चों हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल है बच्चों नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है बच्चों, कि ऐसे आपके एलिमेंट्स जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, वो कई बार एक ही एलिमेंट के साथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मौजूद होते हैं, और वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि Fe0.95O, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के एक एटम के कंपैरिजन में हमारा आयरन जो है 0.95 एटम है। ठीक है, तो सुनने में थोड़ा आश्चर्य लगेगा, पर इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बातें करेंगे। तो यहां पे बेसिकली क्या होता है, ऐसा क्यों हो जाता है, फ्रैक्शन में हमारे आयरन क्यों होते हैं, क्योंकि यहां पे जो है बच्चों आयरन हमारे +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर नंबर ऑफ आयंस ये हमें क्या मिल जाते हैं, फ्रैक्शन में मिल जाते हैं बच्चों। ठीक है, और जो आखिरी सिचुएशन है बच्चों हमारा क्या है, पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन में हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मोनोमर्स हैं वो आपको वेरी करते हैं। तो इसीलिए जो हमारा पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन है बच्चों ये भी हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को एक तरीके से फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये आप जो है इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, इस पे क्वेश्चंस करते हैं और इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं और इनका एक्सेप्शंस को देखते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की और भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे बच्चों, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की। ठीक है बच्चों, तो चलिए लिखते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट
प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये लॉ कौन दिया था बच्चों? दिस लॉ वॉज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है। तो ये लॉ कौन दिए थे? जोसेफ प्राउस्ट ने ये लॉ दिया था, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है बच्चों, ये लॉ क्या कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, atoms of elements are present in fixed ratio by mass in a compound, ठीक है। कहने का मतलब कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी भी कंपाउंड का स्रोत क्या है, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो बाय मास में मौजूद होंगे, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा वाटर है H2O, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा? 1:8 के रेशियो में होगा। 2 ग्राम हाइड्रोजन का 16 ग्राम ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो गया? 1:8 के रेशियो में होगा। तो आप कहीं से भी अगर आप वाटर ले तो ये क्या होगा? हमारा हमेशा 1:8 के रेशियो में होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए पॉज करके और फिर हम लोग आगे बातें करते हैं, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए इसको रिमूव कर दिया जाए और फिर हम लोग अब बात करेंगे बच्चों एक्सेप्शंस का, ठीक है। जो हमारा एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का, ठीक है, उसके हम एक्सेप्शंस की बात करेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो पहला हमने क्या बोला बच्चों? आइसोटोप्स, ठीक है। तो जैसे अगर आप H2O ले लें और D2O ले लें, ठीक है, तो H2O में हमारा क्या हो गया? 1:8 का रेशियो हो गया और D2O में क्या हो गया? 4:16, दैट इज 1:4 का रेशियो हो गया, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है? एलॉयज, ठीक है। तो एलॉय हमने अभी बात करी कि वो क्या होता है? मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर होता है तो किसी भी रेशियो में मेटल्स मौजूद हो सकते हैं। तो एलॉयज हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तीसरा है क्या बच्चों? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। तो जैसे Fe0.95O, ठीक है, और ये इसका प्रोपोर्शन बदल भी सकता है, ये Fe0.89O भी हो सकता है। तो यहां पे जो आयरन है ये हमारा जो अब फिक्स्ड अमाउंट में मौजूद नहीं है। और ये वेरी क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें जो +2 और +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट्स के जो हमारे आयंस हैं वो इसमें डिफरेंट होंगे और इसमें डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारा फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और फोर्थ एग्जांपल हमने क्या बोला था बच्चों? पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे अगर आप इथीन ले लें, ठीक है, n मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन ले लें और हाई टेम्परेचर प्रेशर और कैटलिस्ट के मौजूदगी में, तो ये क्या होगा कि हमारा पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा और
ये जो है आपका फिक्स नहीं होगा। तो n आपको क्या दिखा रहा है, वेरिएशन दिखा रहा है। तो इसीलिए जो हमारा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है बच्चों, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहां पे जो प्रोडक्ट है, यहां पे जो प्रोडक्ट है इसमें आपका जो n है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन का एक्सेप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है बच्चों? ठीक है, नई नई बातें आप लोग सीख रहे हैं, है ना? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है बच्चों, लिखिए आप लोग। इन अ कंपाउंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन are present in the ratio 1:8 by mass. If 9 gram of compound is formed, if 9 gram of compound is formed, find mass of hydrogen. Find mass of hydrogen. ओके, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग, पॉज करके इस क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये हमारा क्या है, 1:8 के रेशियो में है। अब बोल रहा है कि 9 ग्राम ऑफ जो हमारा कंपाउंड है वो फॉर्म हुआ है। तो अब ये देखिए बच्चों कि यहां पे जो है अगर हम 9 ग्राम ले रहे हैं, जो टोटल मिला कितना हो गया, 1 + 8 कितना हो गया आपको, 9 ग्राम हो गया। तो 9 ग्राम कंपाउंड में आपको कितना है, 1 ग्राम हाइड्रोजन मौजूद है। तो हमें यहां से ही यह पता चल गया कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो आपका हाइड्रोजन होगा वो कितना ग्राम होगा, 1 ग्राम होगा, क्योंकि टोटल 1:8 है। ये 1 पार्ट है और 8 पार्ट है, तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 8 + 1 9 पार्ट हो गए। तो 9 पार्ट में 1 पार्ट आपका जो है हाइड्रोजन है। तो इसीलिए 9 ग्राम में आपका हाइड्रोजन कितना ग्राम होगा, 1 ग्राम होगा। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था कि आपका जो है 9 पार्ट में 1 पार्ट हाइड्रोजन होता है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो इसीलिए 9 ग्राम में कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा, 1 ग्राम होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये हमारा था बच्चों लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे लॉ पे, जो हमारा क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ये जो लॉ है बच्चों, ये डाल्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा गया था, डाल्टन के द्वारा। तो इस लॉ में क्या कहता है बच्चों कि जब हमारे 2 एटम्स, ठीक है, 2 एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन करके 2 डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है बच्चों कि अब जब हमारे 2 एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि एक एटम का मास दोनों रिएक्शन में आपको कांस्टेंट रहेगा और दूसरे का वेरी करेगा। तो इस केस में जिनका मास वेरी कर रहा होता है, जिस एलिमेंट के एटम्स का मास जो है, ठीक है, वो आपका वेरी कर रहा होता है, तो वो क्या होता है, सिंपल होल नंबर्स में होता है। क्या होता है बच्चों, सिंपल होल नंबर्स में। ठीक है,
तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ये क्या होता है कि जब आपके दो एलिमेंट्स मिलकर के दो या उससे अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो क्या होता है, ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है बच्चों? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो अब जैसे कि एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं बच्चों, कि जैसे कि यहां पे देख लीजिए, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन, गिवन बाय डाल्टन। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम लोग ने क्या कहा कि आपके दो एलिमेंट्स होने चाहिए, वो आपको दो या दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल ले लेते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, ये हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके बच्चों ये हमारा वाटर का भी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखिए जो ऑक्सीजन है, दोनों केस में कितना है आपका 32 ग्राम है, ये भी 32 ग्राम है। उससे पहले देखिए कि ये हमारा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, यहां दो हाइड्रोजन है, यहां भी दो हाइड्रोजन है, यहां दो ऑक्सीजन है, ये यहां भी दो ऑक्सीजन है, तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है। इसलिए यहां पे आ जाइए, दूसरे रिएक्शन में आ जाइए, तो यहां पे देखिए कि यहां पे कितने हो गए 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन, और यहां पे आप वाटर देखिएगा तो यहां पे दो ही हाइड्रोजन है, तो ये हमें 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया, तो ये 2H2 और 2H2 हो गया, और यहां पे O2 और यहां पे भी आपके दो ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो अब ये हमारा रिएक्शन क्या है बच्चों, बैलेंस है। ठीक है, अब यहां पे हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन देखिए, ये कितना है बच्चों, यहां पे 2 ग्राम हो गया, और यहां पे कितना हो गया हमारा 4 ग्राम। ठीक है, एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, तो यहां पे दो हाइड्रोजन का मास कितना 2 ग्राम, और यहां पे कितना हो गया 4 ग्राम। तो ये हमारा, अब ये देखिए ऑक्सीजन का मास तो फिक्स है, और वेरी किसका कर रहा है, हाइड्रोजन का, और ये जो वेरी कर रहा है बच्चों, ये क्या हो गया 2:4 के रेशियो में। किसके रेशियो में, 2:4 के रेशियो में। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा 1:2 रेशियो, जो कि हमारा क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। क्या है बच्चों, सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है। तो ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट्स मिलकर के दो या उससे अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो एलिमेंट जिसका मास की वेरी करता है, वो आपको क्या होते हैं, दोनों रिएक्शन में अगर उनके मास को अगर हम देखें, तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होते हैं। किसमें होते हैं बच्चों, सिंपल होल नंबर रेशियो में। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो अब यहां पर आप लिखेंगे when two elements react to form two or more compounds, then the mass of the element which reacts with fixed mass of other element is in simple
होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो वैसा एलिमेंट जो कि डिफरेंट रिएक्शंस में जिनका मास वेरी कर रहा है और दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो मास होगा दोनों रिएक्शन में, ठीक है, वो क्या होगा आपका सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। यही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। और इसका भी बच्चों एक्सेप्शन है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका भी एक्सेप्शन है हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। क्या है बच्चों? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, तो चूंकि उनका जो एलिमेंट्स है वो खुद फ्रैक्शंस में मौजूद हैं, तो आपको जो है सिंपल होल नंबर रेशियो उसका आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो आप जो है इसको ध्यान में रखेंगे और आप इसको लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे बातें करने जा रहे हैं और हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों, लिखिए। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन form two oxides in one oxide 14 gram nitrogen reacts with 16 gram oxygen in another 14 gram nitrogen reacts with 32 gram oxygen. So this follows a law. ठीक है बच्चों, तो आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म टू ऑक्साइड, दो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, दो एलिमेंट है, दो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपके दो एलिमेंट्स हो तो आप समझ जाइए कि ये आपका क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ठीक है, और यहां पे अब देखिए हम लोग ले रहे हैं, नाइट्रोजन ले लिया हमने, ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया, और ये मिलके क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए जो बच्चों, जो हमारा नाइट्रोजन है, जो केस 1 है, केस 1 में हमारा नाइट्रोजन कितना है, 14 ग्राम है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा है उसमें भी नाइट्रोजन हमारा कितना है, 14 ग्राम है। तो नाइट्रोजन हमारा वो एलिमेंट है जो कि फिक्स रह रहा है दोनों रिएक्शन में, और पहले रिएक्शन में हमारा ऑक्सीजन कितना लग रहा है, 16 ग्राम लग रहा है, और दूसरे रिएक्शन में कितना लग रहा है बच्चों, यहां देखिए 32 ग्राम्स लग रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारा कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, वो जिसका मास वेरी कर रहा है, तो इसका हम लोग रेशियो लेंगे, तो 16:32 क्या हो जाएगा, 1:2 का रेशियो हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये हमारा सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को बच्चों फॉलो कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल के द्वारा, और एक्सेप्शंस भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग अपने अगले लॉ पे चलते हैं बच्चों, जो हमारा क्या है,
गैलुसैक्स लॉ। ठीक है, क्या है? गैलुसैक्स लॉ। ठीक है, तो हम लोग इस लॉ को अब हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा लॉ? गैलुसैक्स लॉ। ठीक है, तो अब गैलुसैक्स लॉ क्या है बेसिकली बच्चों? ये हमारा गैसेस के कंबाइन करने का और जो हमारा उनका जो रिएक्शन होता है आपस में उसके बारे में है। ठीक है, तो गैलुसैक्स लॉ बेसिकली ये कहता है कि जो हमारे गैसेस हैं वो जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं या कंबाइन करते हैं तो वो क्या करते हैं? सिंपल होल नंबर रेशियो में करते हैं। किसमें करते हैं बच्चों? सिंपल होल नंबर रेशियो में करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, कि ये सिंपली यही कहता है कि जब गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं या प्रोड्यूस होते हैं तो वो किस में होते हैं? सिंपल होल नंबर रेशियो में होते हैं। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों। ठीक है, तो अब इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, गैलुसैक्स लॉ। ठीक है, तो अब यहां पे आपका गैलुसैक्स लॉ है, तो नाम से ही पता चलता है कि साइंटिस्ट का क्या नाम था? गैलुसैक था। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं गिवन बाय गैलुसैक, गिवन बाय गैलुसैक। ठीक है, अब यहां पे क्या बोलता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, gases when react with each other, they do so in simple whole number रेशियो। ठीक है, तो एक एग्जांपल, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए कि N2 का अगर आप 1 वॉल्यूम ले रहे हैं तो हमारा हाइड्रोजन के कितने? 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा। ठीक है, या फिर इसको और इस तरह से कह सकते हैं कि 100 ml अगर आप N2 ले रहे हैं तो आपका वो कितने? 300 ml ऑफ H2 से वो रिएक्ट करेगा। और वो आपको अगर आप वॉल्यूम में देख रहे हैं तो 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा, और यहां पे अगर आप ले लीजिए तो 200 ml अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? ये जब आपस में गैसेस रिएक्ट कर रहे हैं तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, 1:3 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आप रिएक्टेंट का देखें तो वो कौन सा रेशियो में है? 1:3 का रेशियो है, जो कि सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा गैलुसैक लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे गैसेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में रिएक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एवोगैड्रोस लॉ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, वो लॉ जो है एक तरीके से इसका आपका एक्सप्लेनेशन है, किसका? गैलुसैक्स लॉ का। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ बेसिकली क्या कहता है बच्चों कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लें और अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज ना करें तो उनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, वो आपको क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा बच्चों? सेम होगा। ठीक है, तो एवोगैड्रोस लॉ हम लोग लिखते हैं, राइट डाउन एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तो नाम से ही पता है कि जो लॉ का है उसके नाम से ही पता है कि ये लॉ कौन दिया था? एवोगैड्रो दिया था। ठीक है, तो दिस लॉ वाज गिवन बाय एवोगैड्रो। ठीक है, ये लॉ कौन दिया था? एवोगैड्रो दिया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
according to this law gases, equal volume of gases, equal volume of gases at same temperature, at same temperature and pressure have equal number of molecules। ठीक है, कि अगर हमारे दो गैस या तीन गैस, अगर आप उनका इक्वल वॉल्यूम अगर आप लेते हैं और उनका अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखते हैं तो क्या होगा कि उनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो आपका सेम होगा। जैसे अगर आपने 100 ml ऑफ N2 लिया और 100 ml ऑफ O2 लिया, ठीक है, एट 1 atm प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर प्रेशर हमने सेम रखा, वॉल्यूम भी सेम रखा, तो इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो दोनों आपको क्या होंगे, सेम होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ N2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ O2 एट 1 atm प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चों तो उसमें हमारा और भी ये क्लियर होगा। ठीक है, और उसमें हम लोग एग्जैक्टली कैलकुलेट भी करेंगे कि 100 ml ऑफ N2 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 100 ml ऑफ O2 भी में भी कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, और फिर देखेंगे कि उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं क्या वो सही में सेम है या नहीं है। तो आगे का लेक्चर बिल्कुल भी आप देखना नहीं भूलिएगा बच्चों, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सारे जो लॉज है बच्चों, ये एक तरीके से पूरे केमिस्ट्री को क्या करते हैं, हम लोग को रेगुलेट करते हैं, और ये दोनों को, इन लॉज से आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी और उनकी अंडरस्टैंडिंग से आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है आपको और क्लियर होगी। ठीक है, तो अगला लेक्चर बच्चों हमारा मोल कॉन्सेप्ट पे आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे हमने क्या देखा कि एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि अगर हमारा टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ गैस भी सेम है, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे सेम होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको जल्दी से लिख डालेंगे। ठीक है, अब जो हमारा है बच्चों वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, जो हमारा लास्ट लॉ है बच्चों वो क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, तो उसमें पहले मैं आपको एग्जांपल से इलस्ट्रेट करूंगा और उसके बाद जो है हम लोग उसका जो लॉ है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए बच्चों कि जो हमारा ये लॉ है ये कौन दिया था, ये दिया था जेरेमी रिचर। ठीक है, तो यहां पे लिखिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम लिख लेते हैं। दिस लॉ वॉज गिवन बाय जेरेमी रिचर। ठीक है बच्चों, अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पे जो है आपके दो एलिमेंट से ज्यादा होंगे, तो एक तरीके से ये देखिएगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और जो हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है उसमें जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है उसमें हम दो ही एलिमेंट की बात करते हैं और उनके कई सारे कंपाउंड्स की बात करते हैं। यहां पे आपका क्या होगा कि दो से ज्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। क्या होंगे, दो से ज्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब एक हमारा ऐसा एलिमेंट होता है जो कि दो डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो अब यहां पे देखिए कार्बन का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो C+O2 आपको CO2 का फॉर्मेशन किया।
ठीक है, अगर हम 1 मोल ले रहे हैं तो ये कार्बन कितना होगा, 12 ग्राम होगा, और जो ऑक्सीजन होगा वो कितना होगा, 16 इंटू 2 32 ग्राम्स। ठीक है, और ये हमारा CO2 कितना हो जाएगा, 44 ग्राम, 16 टू जा 32 और 32 प्लस 12 ये कितना हो गया आपका 44 ग्राम, ये CO2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम कार्बन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो C+2H2 ये आपको क्या हो गया, CH4। देखिए आपका रिएक्शन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, यहां भी एक कार्बन, यहां भी एक कार्बन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ एक एक कार्बन, और यहां पे 4 हाइड्रोजन और ये हमारा 4 हाइड्रोजन, तो हमारा ये रिएक्शन भी क्या है बच्चों, बैलेंस है। तो अब 1 मोल कार्बन कितना हो गया बच्चों, 12 ग्राम, और ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये कितना हो गया आपको 2 इंटू 2 4 ग्राम, और यहां पे जो बच्चों CH4 है इसका कितना हो गया 12 और 4 16 ग्राम। अब यहां पे देखिए बच्चों, अब उस एलिमेंट्स को देखेंगे, ठीक है, जिनका जो कि हमारा वेरी हो रहा है। एक तो हमारा एलिमेंट फिक्स है, कार्बन हमारा फिक्स है, जो हमारे दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपको डिफर कर रहे हैं दोनों रिएक्शन में, उनको देखिए उनके कितने कितने मास है। अगर हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का देखें तो ये क्या हो गया 4:32 के रेशियो में हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1:8 का रेशियो हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारे दो एलिमेंट्स हैं जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तब उनका रेशियो देखिए, तो ये देखिए बच्चों, आपको H2 प्लस O2, ठीक है, तो आप यहां पे जो है ये ले लीजिए 2H2 प्लस O2, ये आपको क्या हो गया 2H2O। ठीक है, तो अब ये देखिए बच्चों, ये इनका यहां पे कितना ग्राम हो गया 4 ग्राम हो गया, और ये कितना हो गया 32 ग्राम हो गया। तो अब ये इनका रेशियो देखिए बच्चों, ये क्या हो गया, ये भी हमारा 1:8 के रेशियो में हो गया। ठीक है, तो अब तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं बच्चों, कि जब आपका दो डिफरेंट एलिमेंट एक एलिमेंट से रिएक्ट कर रहे हैं तो उनका जो मास का रेशियो है, और जब वो खुद एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं उनका जो मास का रेशियो है वो सेम है। तो ये आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आपका जो ये रेशियो है और ये रेशियो है ये एक दूसरे के मल्टीपल में होंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के मल्टीपल में होंगे। तो लॉ ऑफ जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है वो क्या कहता है कि व्हेन two elements react with same element, then the ratio in which they react with that particular element and the ratio in which they react with each other are either same or are multiple of the ratio। आई बात समझ बच्चों, कि जब दो एलिमेंट्स एक किसी फिक्स्ड तीसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो उन तीसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करने में जो उसका रेशियो था, ठीक है, वो जो है जब खुद एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनका रेशियो एग्जैक्टली सेम होगा, या उसका क्या होगा बच्चों, हमारा मल्टीपल होगा। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आई। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इस लॉ को भी लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस लॉ को लिख लेते हैं कि व्हेन टू एलिमेंट्स रिएक्ट विथ अ थर्ड एलिमेंट, okay, then the ratio in which they react with third element is either same or multiple of it, or multiple of it when they react with
each other when they react with each other। ठीक है, तो अब इसका भी एक्सेप्शन होगा बच्चों, इसका भी एक्सेप्शन क्या होगा, एक्सेप्शन होगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या होगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स।